नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सैगल। क्लास 9 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुए थे उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने अपार्थाइड सिस्टम के बारे में देखा, वाइट माइनॉरिटी रूल देखा, फिर नेल्सन मंडेला कैसे एक लीडर बन के आया और वाइट माइनॉरिटी रूल को हटा के एक ब्लैक मेजॉरिटी गवर्नमेंट कैसे आया। इसके बाद ब्लैक मेजॉरिटी गवर्नमेंट एंड वाइट माइनॉरिटी रूल एक साथ बैठ के कैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया। इसके बाद हमने ये देखा एक देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने इन डिटेल डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, साउथ अफ्रीका की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कठिन परिस्थितियों में इवॉल्व हुए थे। हमारे जैसा एक ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान काम नहीं था। ऊपर से हमारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था। मतलब 1947 से पहले हम थे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, 1947 के बाद हम क्या बने, इंडियन सिटीजन्स। तो हमारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन था। ऊपर से पार्टीशन का जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उससे भी हम गुजर रहे थे। आप सबको पता होगा 1947 में जब इंडिया पाक पार्टीशन हुआ था उसके साथ साथ काफ़ी वायलेंस भी रिपोर्ट हुए थे। ऑफिशियल एस्टिमेट्स ये कहता है पार्टीशन के दौरान जो वायलेंस हुआ उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुआ था। और एक प्रॉब्लम ये था दोस्तों, ब्रिटिश जब इंडिया छोड़ के गए थे ना, उन्होंने जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास एक ऑप्शन छोड़ा। देखिए, ब्रिटिशर्स जब इंडिया छोड़ के गए थे तब 565 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन राजा रजवाड़ों को बोला आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप इंडिया के साथ रहो, या फिर पाकिस्तान के साथ रहो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। देखिए, ऐसे ऑप्शन देने से जितने राजा रजवाड़े थे वो भी डाउट में आ गया। कई लोग ऐसे सोचने लग गया हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। तो इन सारे राजा रजवाड़ों को मनाना, इंडिया के साथ मर्ज कराना, ऐसा कोई आसान काम नहीं था। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये भी नहीं पता था हमारी कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। एंड द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। वो काफ़ी चिंतित थे हमारा प्रेजेंट कैसे होगा और फ्यूचर कैसे होगा। अब देखिए, वैसे ये राजा रजवाड़ों को मनाना और इंडिया के साथ अनेक्स कराना ये एक बहुत ही टफ टास्क था। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इन सब कठिनाइयों के बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास एक बिग एडवांटेज था। वो ये था कि साउथ अफ्रीका की तरह हमें कोई नया कंसेंसस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं था कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसे दिखना चाहिए। कंसेंसस माने लोगों के बीच जो आम सहमति है, वो कोई नया बनाना नहीं था हमारे लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ था कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसे दिखना चाहिए। देखिए, ये जो कंसेंसस था ना, आम सहमति, ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ही बना हुआ था। हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो केवल एक स्ट्रगल नहीं था फ्रीडम के लिए। उस टाइम से हमारे लीडर्स ये सोच रहे थे हमारे देश को कैसे बदला जाए, हमारी देश की सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स को कैसे बदला जाए। ऐसा नहीं हर एक लीडर एक जैसा सोच रहे थे, लीडर्स के बीच में ओपिनियन डिफरेंसेस थे, वो तो आज भी है। पर इन सबके अलावा एक बेसिक आइडिया था कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसे होना चाहिए जो सबको एक्सेप्ट करना था। देखिए, ऐसा नहीं ना हर एक लीडर अलग अलग टाइप का सोचते रहेंगे फिर कुछ नहीं होगा। तो एक बेसिक आइडिया भी था, एक बेसिक कंसेंसस भी था कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। मतलब इंडिपेंडेंस मिलने से करीब 19 साल पहले ही हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। इससे 3 साल बाद 1931 में कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन लिया गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स में ना दोस्तों, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताया हुआ था, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी के बारे में बताया हुआ था, माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बताया हुआ था। तो समझ रहे हो ना आप। तो तब से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक वैल्यूज थे कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे ये सब बेसिक वैल्यूज उसमें होना चाहिए था करके। Right? Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीडर्स हैं उन बेसिक वैल्यूज़ को पहले से ही एक्सेप्ट किए थे कि चाहे जो भी हो इन बेसिक वैल्यूज़ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा ही रहेगा। और एक फ़ायदा ये था हमारे लिए, द फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल। देखिए, ऐसी बात नहीं था कि 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया में कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही नहीं था। जब मैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बोल रहा हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, ये सब ज़रूर था, पर प्रॉब्लम ये था ब्रिटिशर्स उन्हें डोमिनेट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुआ था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स मतलब
ब्रिटिश इंडिया में जितने प्रोविंसेस थे, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड प्रोविंस, आजकल का जो यूपी का इलाका है, तो उन सब लेजिस्लेचर्स के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुआ था। उसमें इंडियंस भी इलेक्ट हुए थे, पर प्रॉब्लम यह था सारे इंडियंस के लिए वोटिंग राइट्स नहीं दिए हुए थे। ब्रिटिशर्स ने केवल एक सेक्शन ऑफ इंडियंस को वोटिंग राइट्स दिए हुए थे। ऊपर से जो इंडियंस इलेक्ट हुए थे ना, उनके पास ज़्यादा कोई पावर नहीं था। फाइनल वर्ड या फाइनल अथॉरिटी हमेशा ब्रिटिशर्स के पास था। तो इन सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को आप फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल सकते। पर देखिए हमारे लिए फ़ायदा क्या हुआ? हमारे लिए फ़ायदा हुआ द एक्सपीरियंस। हमने बहुत कुछ सीखा। हमने ये सीखा एक लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं और कैसे इन्हें बेहतर बना सकते हैं। इसलिए जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया तो हमने ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें हमने लिया, उनके इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स को हमने अडोप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या बोल सकते हो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर वन ऑफ द मेजर एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब बोल सकते हो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे एंड ऑब्वियसली काफ़ी ऐसे प्रोविजंस भी थे जो इंडियंस के लिए डिस्क्रिमिनेटरी थे। तो इन सब प्रोविजंस को हटा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी हमने काफ़ी कुछ पॉइंट्स लिया। तो इन सब से हमारे लीडर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हम भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, हम भी एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं, बट ऑन आवर ओन टर्म्स, हमारी हिसाब से, हमें जैसे चाहिए, हमारी वेलफेयर के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करेंगे। और हमने काफ़ी सारे आइडियाज़ दूसरे कंट्री से भी लिया, जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो बेसिक आइडियाज़ थे, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब हमने अडॉप्ट किया। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो बिल ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना आजकल का, उससे आप रिलेट कर सकते हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से भी काफ़ी कुछ इंस्टीट्यूशनल आइडियाज़ हमने अडॉप्ट किया। रशिया में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था उससे भी काफ़ी आइडियाज़ हमने अडॉप्ट किया। तो बेसिकली हमने काफ़ी कुछ कंट्री से कई सारे आइडियाज़ अडोप्ट किया। ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल उसे कॉपी किया, हमारे हिसाब से जैसे हमारे कंट्री को चाहिए, जैसे हमारे कंट्री को सूट करते, उस हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाके हमने काफ़ी कुछ कंट्री से भी कुछ आइडियाज़ लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये क्या होता है? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे जैसा एक ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना मतलब कोई आसान काम नहीं था। तो ये काम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन रहेगा, इसके लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। अब इस इलेक्शन के थ्रू हर एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंच गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जब मैं हर एक सेक्शन बोल रहा हूँ उसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इवन कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन थे, जैसे कि दलित, क्रिश्चियन, पारसी, मुस्लिम। तो हर एक सेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंच गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुआ था जुलाई 1946 में एंड फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट हुआ था दिसंबर 1946 में। एंड इसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्टीशन हुआ, एक इंडिया के लिए, दूसरा पाकिस्तान के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 299 मेंबर्स थे। तो हमारे असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया 26 नवंबर 1949 में और आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। अब देखिए दोस्तों, मैंने कंसेसली बहुत कुछ चीज़ें एक ही पैराग्राफ में बता दिया क्योंकि ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में चीज़ें बहुत ही कंसेसली बोलते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर था। उसमें काफ़ी कुछ मीटिंग्स हुए, काफ़ी कमिटीज़ बने और एक एक कमिटी को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए गए थे। एंड इवन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन 26 नवंबर 1949 को हुआ, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950 हुआ। ये डेट डिफरेंस क्यों हुआ था ये भी इसमें नहीं बताया है। वैसे मैं बता देता हूँ दोस्तों, 26 जनवरी को एक्चुअली पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था, काफ़ी पहले 1930s में हुआ था। तो उस दिन का कॉमेमोरेशन के लिए एक्चुअली हमने 26 नवंबर 1949 के बाद 2 महीने वेट किया था। ठीक है, तो फाइनली आप यही समझ लीजिए 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करके डिक्लेयर किया एंड उसी दिन को हम रिपब्लिक डे करके सेलिब्रेट करते हैं।
नाउ आपके अंदर एक डाउट आया होगा, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 का, अभी भी हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। इसका रीजन क्या है? सबसे पहली बात ये दोस्तों, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का व्यूज नहीं है, इसमें एक ब्रॉड कंसेंसस है, इसमें आम सहमति है। दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली लिखा था उसे चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो नए नए सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं उन्हें वो पसंद नहीं होते, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है। एंड कुछ कंट्रीज में तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे मियर पीस ऑफ पेपर मानते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअली फॉलो नहीं करते। पर हमारी संविधान, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से लेके अभी तक का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को जरूर कुछ पार्टीज ने, कुछ मेंबर्स ने क्वेश्चन किया है, पर अभी तक नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भी कोई भी सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को कभी क्वेश्चन नहीं किया है। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक अनयूजुअल अचीवमेंट है। तो ये हम एक कारण बोल सकते हैं अभी भी हमारी संविधान को लोग एक्सेप्ट करने का, रेस्पेक्ट करने का, क्योंकि वो लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हमने हमेशा मेंटेन करते हुए आया है। दूसरा रीजन क्या है? इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम पे पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे। वैसे अगर देखा जाएगा तो उस टाइम पे कोई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज तो नहीं था। मेरा कहने का मतलब है पूरे अडल्ट सिटीजन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए हुए थे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इलेक्शंस हुआ था ना, तो मैक्सिमम मेंबर्स को चुन के भेजे थे उस टाइम के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स ने। इंडिया में जितने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे ना, पूरे इंडिया में फैले हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, उनके मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मैक्सिमम मेंबर्स को चुन के भेजा था। बाकी कुछ मेंबर्स को प्रिंसली स्टेट्स ने भेजा था। पर देखिए, दिस ऑल्सो एंश्योर्ड ए फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। देखिए, भले हुआ था एक इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्टली लोगों ने चुन के तो नहीं भेजा था, तब भी सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स थे। इसका मतलब यह है इंडिया के सारे रीजन से एक ना एक रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऊपर से सोशल टर्म्स में भी हमारी असेंबली में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, डिफरेंट कास्ट के लोग थे, डिफरेंट क्लासेस के लोग थे, रिलीजियन ऑक्यूपेशन के लोग थे। एंड उस टाइम पे असेंबली को डोमिनेट किया हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम की डोमिनेटिंग पार्टी थी, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। पर कांग्रेस के अंदर भी वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन थे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, जब आप ये सुनोगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मेंबर्स थे मैक्सिमम, तो आप ये सोचोगे ना पार्टी का जो एजेंडा था वही चलेगा। ऐसा नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी कई सारे ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स थे एंड अलग अलग ओपिनियंस भी थे, ठीक है। एंड द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। कांग्रेस से बिल्कुल सहमत नहीं थे कुछ लोग। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है एकदम सही तरह डिबेट्स हुआ, डिस्कशंस हुआ एक एक पॉइंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऐसा नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेट कर रहा तो वो पार्टी जो सोचता था वही होता था, ऐसा नहीं था, ठीक है। अलग अलग ओपिनियंस थे, अलग अलग डिमांड्स थे, अलग अलग डिबेट्स हुए। तो इसी तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो वर्किंग था ना, वो बहुत ही जबरदस्त था। भले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज नहीं था, तब भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज होते भी तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता कॉम्पोजिशन में। देखिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज होने से भी हर एक रीजन से रिप्रेजेंटेटिव्स होता। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने चुन के भेजा तो क्या हुआ, हर एक रीजन से रिप्रेजेंटेटिव्स तो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्किंग नेचर देखेंगे। द असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वेर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। ये बात मैंने आपको पहले ही बोला था, कुछ बेसिक वैल्यूज था जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। मैंने आपको बोला था ना 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर लीडर्स ने मिलकर एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया था। इसके बाद 1931 में कराची सेशन में भी कुछ रेजोल्यूशन पास हुआ था कुछ बेसिक राइट्स के बारे में। तो जितने बेसिक आइडियाज थे जो सब एक्सेप्ट किए थे वो सब पहले ही एक्सेप्ट किया था। इसके बाद अलग अलग कमिटीज बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर किए थे डॉक्टर BR अंबेडकर। इन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है डॉक्टर BR अंबेडकर जी को। इसके बाद सेवरल राउंड्स ऑफ थरो डिस्कशन हुआ था टू प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लोज बाय क्लोज। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक क्लोज बाय क्लोज के ऊपर डिबेट हुआ था। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वेर कंसिडर्ड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरे 140 डेज काम किए थे। इसमें 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स किए गए थे। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। जितने भी डिस्कशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ईच एंड एवरी वर्ड रिकॉर्ड किया हुआ है।
ठीक है, और वो रिकॉर्ड प्रिजर्व किया हुआ है। एंड दिस आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स बोलते हैं। जब इन सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट किया गया, दिस डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। देखिए 12 बल्कि वॉल्यूम्स है हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। अब ये डिबेट्स देखने से आपको पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक प्रोविजन के पीछे का रैशनल क्या है, क्या चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, मतलब एक प्रोविजन ऐसे बनाने से उनका सोच क्या था। ठीक है, वो पता चलेगा आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट सुनने से। नाउ द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारी संविधान का कुछ बेसिक वैल्यूज है, कुछ मूल्य है जो हमारी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन आप बोल सकते हो, जिसे हमारा फ्रीडम फाइटर्स इंस्पायर हुए थे, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को गेट किए थे। तो इन वैल्यूज के बारे में लिखा हुआ है इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे गेट ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए प्रियम्बल पढ़ने से आपको यह समझ में आएगा हमारी पूरी संविधान कौन कौन से बेसिक वैल्यूज के ऊपर लिखा हुआ है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक वैल्यूज के बारे में एक ही पेज में एक शॉर्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रियम्बल का आइडिया हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मिला था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार एक प्रियम्बल लिखा गया था। आजकल मैक्सिमम कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो एक बार हम प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में पढ़ते हैं, तब आपको यह समझ में आएगा प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या बेसिक वैल्यूज के बारे में बताया जा रहा है। देखिए भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब एक बार आप इंग्लिश में पढ़िए, आपको बेसिक वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा। मतलब पूरी संविधान जो है इस बेसिक वैल्यूज के आधार पर बना हुआ है। देखिए क्या लिखा है, एक तो हमारे देश जो है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हम सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करेंगे, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इंश्योर करेंगे, इक्वालिटी इंश्योर करेंगे एंड फर्टर्निटी अश्योर करेंगे। तो ये सब हमारी प्रियम्बल में लिखा हुआ है। इन सब बेसिक वैल्यूज के आधार पर हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। समझ गए? तो दोस्तों फाइनली द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारा मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कोई एब्सोल्यूट नहीं बनाया। कहने का मतलब यह है ऐसा नहीं बनाया कि उसमें कोई चेंजेस ही नहीं कर पाएगा। उनको यह बात अच्छी तरह पता था कि जैसे टाइम बीता जाएगा लोगों का एस्पिरेशंस चेंज होगा, सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आएंगे, तो टाइम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में भी कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। इन चेंजेस को बोलते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन ए वेरी लीगल लैंग्वेज। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि अपने रूलर्स को हमें कैसे चूज करना है, रूलर्स के पास क्या क्या पावर्स है, सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स है जो कोई वायलेट नहीं कर सकता, चाहे गवर्नमेंट भी, सिटीजन्स की क्या क्या ड्यूटीज है ये भी लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक चीज का इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में कवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे and we shall look at some key constitutional provisions in each chapter and understand how they work in democratic politics. Democratic politics में constitutional provisions कैसे काम करते ये हम अगले चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।